नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जाने माने समाज सुधारक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक कैलाश सत्यार्थी जी आज पिंक सिटी जयपुर में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे हैं। यहां उनकी किताब का विमोचन हो रहा है। करुणा नाम की इस किताब पर बात करते हैं। सर, ये किस तरीके की करुणा है और क्या संदेश इसके जरिए आप देना चाहते हैं? क्योंकि अब आपका दायरा बदल गया है। पहले आपने बच्चों के लिए काम किया, फिर देश की मजबूती के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संदेश दिया। अब आप इंटरनेशनल लेवल पर शांति रहे उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये करुणा के जरिए संदेश क्या है दुनिया को, भारत को? मैं जिस करुणा की बात कर रहा हूं, पहले ये स्पष्ट कर दूं कि वो पारंपरिक करुणा नहीं है जिसको हम पिछले कई हजार साल से जानते हैं। करुणा दया नहीं है, कृपा नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा संवेदना नहीं है, करुणा सहानुभूति नहीं है। ये अच्छे गुण हैं हालांकि, लेकिन करुणा इनसे अलग है। करुणा एक जिम्मेवारी है, करुणा एक जवाबदेही है, करुणा एक ताकत है और करुणा वो क्रियाशीलता है, वो जिद्दोजहद है जो खुद की और दूसरों की पीड़ा को दूर करने के लिए जन्मती है। तो मैंने करुणा को इस पुस्तक में पुनर्परिभाषित किया है, एक नई परिभाषा उसकी गढ़ी है और सरलतम शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि विवेकपूर्ण ढंग से अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान करना ही करुणा है, समाधान ही करुणा है। तो समाधान की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं, हम उपदेशों की तरफ बढ़ते हैं। तो करुणा कोई उपदेश नहीं है, ना उपदेशों से पैदा हो सकती, ना उपदेशों से पहुंचाई जा सकती दूसरों के अंदर। आपकी इस किताब के बारे में हमने जो पढ़ा है, जो हमें जानकारी मिली है, उसमें आपने शायद ये कहने की कोशिश की है कि जो राजनीति है, जो धर्म है, शायद वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते हैं या उनमें और सुधार की ज़रूरत है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अगर दुनिया की राजनीति, दुनिया के अलग अलग मजहब, पंथ, धर्म अपनी अपनी जिम्मेवारी निभा रहे होते, जो वो कह रहे हैं, जो वो उपदेश दे रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, अगर वो कर रहे होते तो दुनिया इतनी परेशान, इतनी संकटग्रस्त नहीं होती। आप देखिए, दुनिया आज जितनी अमीर है, संपन्न है, जितना ज्ञान संपदा हमारे पास है, जितनी टेक्नोलॉजी है, सूचनाएं हैं, समस्याओं की जानकारी है, समाधानों का अनुभव है, वो उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी एक भी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है और हम फेल हो रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब मानव जाति, अकेलापन लगातार बढ़ रहा है। हर 6 में से एक व्यक्ति अकेलेपन से पीड़ित है, हर 10 में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है कि हम खुद लग रहा है कि राजनीति और धर्म के क्षेत्र में जो लोग हैं, एक्टिव हैं, जिम्मेदार जगहों पर हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनको करना क्या चाहिए? मैं तो उनको उपदेश नहीं दे सकता, वो तो सबको उपदेश दे, सलाह। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि जिस चिंगारी से संस्थाएं बनी, सरकारें बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, धर्म मजहब बने, वो चिंगारी विलुप्त होती जा रही है। वो चिंगारी करुणा की चिंगारी है और करुणा का मतलब आसपास अपनी और दूसरे की समस्याओं को पहचानने की शक्ति, उन समस्याग्रस्त लोगों से जुड़ने का मादा, जुड़ने की ईमानदारी, जुड़ाव। तीसरा, उसको महसूस करना जैसे ये हमारी ही समस्या है, हमारी ही पीड़ा है। और चौथा, उस पीड़ा को दूर करने के लिए संघर्ष करना, प्रयास करना। तो सक्रियता की ज़रूरत है। वो सक्रियता सब जगह ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि नैतिक जिम्मेवारी और नैतिक जवाबदेही और नैतिक दिशा सूचक हमारे समाज में, संसार के समाज में, विश्व समाज में सिकुड़ता जा रहा है, गौण होता जा रहा है। आपसी रिश्तों में इतनी सिकुड़न आ गई है, देशों के बीच में भी सिकुड़न है। तो अगर सही मायनों में जो हम चाहते हैं या जो हम कह रहे हैं अपने मुंह से करना चाहते हैं, तो नैतिक जिम्मेवारी और नैतिक जवाबदेही को स्थापित करें अपने कामों में और उसका वैश्वीकरण करें, और वही करुणा का वैश्वीकरण है। सर, राजनीति और धर्म की आपने बात कही। जितना मैं समझता हूँ कि धर्म तो लोगों को जुड़ाव का संदेश देता है,
लेकिन आज जो देश के हालात हैं, धार्मिक आधार पर कहीं ना कहीं बंटवारा हो रहा है। लोग हम अलग अलग उसमें बंटते चले जा रहे हैं। जाने माने संगीतकार हैं AR रहमान साहब, उन्होंने आज ये कहा है एक इंटरव्यू में कि मेरे साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। पिछले 10 सालों से मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत कम काम मिल रहा है। कितना गंभीर विषय है ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थितियां हैं। देखिए, भारत की संस्कृति, भारत का दर्शन, भारत की जो परंपराएं हैं, मूल्य हैं, वो ऐसा नहीं सिखाते। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है, तभी लोग बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए कलंक है। ये सब नहीं होना चाहिए। भारत की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ दुनिया जितनी टूटी और बिखरी हुई आज है, दुनिया में जितनी घृणा आज है, वैमनस्य आज है धर्म के नाम पर, और धर्म और विचारधाराओं से जनित जो राजनीतियाँ हैं, जो राजनीतिक ताकत है, सरकारें हैं, उनके बीच में जो संबंध हैं, वो इतने घृणास्पद और इतने, जिसे कहते हैं एग्रेसिव हुए हैं, आक्रामक हैं। कभी वो आक्रामकता सामने आती है, कहीं छुपी रहती है, लेकिन वो आक्रामकता हर क्षेत्र में नज़र आ रही है। और इसका समाधान मैं करुणा में देखता हूँ। मैं फिर दोहरा दूँ कि उस करुणा में नहीं जो उपदेश देने वाली करुणा है, उस करुणा में जो समस्याओं को ईमानदारी से समाधान करने का मादा रखती हो, संकल्प और सक्रियता रखती हो, तो वो हमारे बीच में होने चाहिए। और सर, आपने कहा कि हो रहा है तभी लोग कह रहे हैं, कोई भी चीज़ होती है तभी लोग कहते हैं। AR रहमान जैसी शख्सियत जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फेम है, जिसने भारत को एक पहचान दिलाई है संगीत के क्षेत्र में, अगर वो इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, या आरोप लगाने के बजाय हम ये कहें कि वो हो सकता है कि अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा हो कि मेरे साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ये देश के लिए, जो कि देश हम दावा करते हैं कि विश्व गुरु बनने की तरफ है, ये कितनी चिंता की बात। देखिए, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, उसकी प्रसिद्धि, उसकी उपलब्धि के पीछे भी भारत ही है। अगर वो भारतीय है तो उनकी उपलब्धियों के पीछे भी भारत ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया, अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी पहुँचाया होगा। इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद के दायरे सिकुड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ बॉलीवुड में अगर, या किसी और खेल के क्षेत्र में, या और किसी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इस तरह की जो लोगों को शिकायत है या अनुभूति है, अनुभव हो रहा है, तो आपस में बैठ के जरूर बात करनी चाहिए। और उस स्पेस को, जो संवाद का स्पेस है, कम्युनिकेशन का स्पेस है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं से समाधान निकलता है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के विपरीत हैं। साथ मिलके चलना, हमारे वेद में कहा ऋषियों ने, ऋग्वेद में, संगच्छध्वम संवदध्वम, हम साथ साथ चलें, कोई पीछे न रह जाए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम साथ साथ बोलें। ऐसा नहीं है कि एक अकेला कोई बोलता रहे, अपना दुख व्यक्त करता रहे और हम अपना कान में उंगली डाल लें, ये नहीं होगा। सब साथ। मतलब आपकी ये सलाह है कि अगर इतना बड़ा कलाकार किसी पीड़ा को जाहिर कर रहा है, तो जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें संवाद करना चाहिए। उनको भी, खुद को भी करना चाहिए। मैं कहता हूँ उन सबको करना चाहिए। देखिए, जो जिसे पीड़ा नज़र आ रही है और जो समझ रहा है कि किसके कारण मैं पीड़ित हूँ, उन दोनों के बीच में संवाद हर स्तर पर जरूरी है। मैं इस प्रकरण के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही जनरल बात कर रहा हूँ जो सबके लिए लागू है, क्योंकि ये समस्याएं दुनिया के हर क्षेत्र में, हर देश में चल रही हैं। हम अकेले नहीं हैं। तो इसको हमें गंभीरता से मिलजुल कर ही समाधान ढूंढना है, और बिना कटुता के, बिना अलगाव के। अगर ये अलगाव और कटुता बढ़ती है इस तरह की बातों से, तो ये हम सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्या आप मानते हैं कि भारत जैसे देश में, जिसकी पूरी दुनिया में एक अलग पहचान है, धार्मिक आधार पर भेदभाव कहीं होता है? और अगर होता है तो ये कितनी चिंताजनक है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है और होना क्या चाहिए? देखिए, भारत की बात नहीं करूंगा मैं, पूरी दुनिया में धर्म का काम था जोड़ना। आज दुनिया में कहीं भी धर्म जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, जोड़ने की बातें कर रहे हैं। और भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धा इतनी गहरी हो गई है, आक्रामकता इतनी गहरी हो गई है कि वो समाज को तोड़ रहे हैं। वो केवल एक जगह, एक देश की बात नहीं है, ये पूरे संसार की बात है। इसीलिए मैं करुणा के वैश्वीकरण की बात कर रहा हूँ। और
हम सबकी जिम्मेवारी है और इसके बगैर ये सब घटनाएं होती रहेंगी। ये जो बिलगाव हैं, अलगाव हैं, घृणा पैदा करना है पूरे संसार में, ये चलता रहेगा। इसी को तो रोकना है, इसीलिए हमने ये करुणा का वैश्विक आंदोलन शुरू किया है। तो रहमान साहब जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के लिए कहा जा सकता है कि उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। सबके लिए रखना चाहिए और मैं तो कभी उनसे मिलूंगा तो जरूर बहुत सम्मान के साथ उनसे ये बात करूंगा। अभी तो मैं अधिकार से कुछ कह नहीं सकता हूँ, अखबारों में पढ़ी हुई बात के आधार पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा व्यक्तिगत जीवन में किसी के, लेकिन मैं जरूर उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मिलकर कभी बात करूंगा। उनको कोई संदेश या सलाह हमारे माध्यम से एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम देखिए, भारतीय लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं। अगर कुछ चंद लोग बॉलीवुड में या कहीं ऐसा कर रहे हों जिसका मुझे पता नहीं है, तो उसको पूरा भारत नहीं मानना चाहिए। भारतीय जनता, भारतीय समाज उनका सम्मान करता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। सर, बांग्लादेश की बातें हम लोग करते हैं, जो हो रहा है वहाँ पर गलत हो रहा है। आपने भी कई बार वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर चिंता जताई है, लेकिन हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, वही चीज़ भारत में कई अल्पसंख्यक आरोप लगाते हैं तो हम उस पर चर्चा नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बॉलीवुड की अगर बात करें तो अकेले AR रहमान नहीं, पहले भी तमाम कलाकारों ने इस तरीके की बातें कही हैं। जो है ये इस तरह की बातें अगर आती हैं तो ये बातें केवल हिंदू, मुसलमान या ईसाई वगैरह की बातें नहीं हैं, ये सबके लिए लागू हैं और सबको इस पर अगर होता है ऐसा तो आपत्ति रखनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि बहुत लोग आपत्ति करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते, वो अकेले नहीं हैं ऐसे लोग जो जब ये मुद्दे उठाते हैं तो हर तरह के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर मजहब के लोग उनके साथ खड़े होते हैं। तो यही जो सामाजिक सद्भाव या समरसता है कहीं कहीं और सामने आना चाहिए। आप सर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, फिर हम जब इंटरनल लेवल पर रिलीजन के आधार पर समाज को टुकड़ों में बटा हुआ देखते हैं तो शायद जो बॉलीवुड के लोग हैं, एक धर्म विशेष के लोग हैं, रहमान साहब जैसे लोग हैं, अगर वो बोलेंगे तो वो सीधे धर्म से जोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे लोग जिनका पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में सम्मान है, उनको इस बारे में कोई पहल करनी चाहिए, उनको उस पाले में खड़ा होना चाहिए? देखिए, मैं तो हमेशा न्याय के पाले में खड़ा हूँ। व्यक्तिगत रूप से चूंकि मैं कभी रहमान साहब से शायद नहीं मिला हूँ, कहीं देख लिया हो या हाथ मिला लिया हो तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा ना आपसे जब मिलूंगा तो ज़रूर चर्चा करूंगा इस पर और सीधी ही जानकारी उनसे लूँगा बजाय इसके कि आपके माध्यम से या किसी और के माध्यम से लूँ, अखबार के माध्यम से लूँ, तब मैं ज़्यादा शायद आधिकारिक तौर पर कुछ बोल पाऊँगा। एक बहुत जेनेरिक बात तो मैंने करी, लेकिन एक ठोस बात तभी होगी जब जिस व्यक्ति से ये सीधे संबंध रखती है तो वो हो। लेकिन मैं ये बता दूं कि दुनिया में कोई भी देश विश्व गुरु नहीं बन सकता, आज की हालत में नहीं बन सकता। जब आप, क्योंकि एक तो ये टर्मिनोलॉजी विश्व गुरु की हमारी ही उपज है, तो ग्लोबल लीडर वाली टर्मिनोलॉजी दूसरे लोग लगाते हैं, लेकिन अगर दौलत के आधार पर, ताकत के आधार पर, हथियारों के जखीरे के आधार पर कोई विश्व गुरु बनता हो तो फिर अमेरिका क्या बुरा है? हमेशा से अमेरिका विश्व गुरु था, कई सालों से, 10 सालों से, 50 सालों से, और ट्रंप साहब भी विश्व गुरु होंगे उस हिसाब से तो, लेकिन विश्व गुरु वो नहीं होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि विश्व मित्र बनना चाहिए, विश्व मित्र हम बन सकते हैं और उसी की बात मैं करता हूँ। भारत के DNA में ये ताकत है कि हम लोग सदियों से एक समरसता के साथ रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं। अभी दुनिया में जिस तरह की हवा चल रही है उसका असर लोगों के ऊपर है सब जगह, लेकिन एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करके नैतिक रूप से जिम्मेवारी महसूस करती हुए जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हम दोस्त होते हैं, तो हम दुनिया के दोस्त बन सकते हैं। ये क्षमता भारत के अंदर है और मुझे यकीन है। एक बड़ा संदेश आपने दिया है कि विश्व मित्र की बात करनी चाहिए, विश्व गुरु की नहीं, लेकिन आपकी ये, मैं माफ करूं, मैं जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करें वो, और मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं ये व्यवहारिक बात समझता हूं, मैं विश्व गुरु बन पाने को व्यवहारिक नहीं मान रहा हूं, क्योंकि दुनिया बहुत आजकल वो नहीं है जो 10,000, 20,000, 5,000 साल पहले थी, 2,000 साल पहले थी। आज की दुनिया अलग दुनिया है। लेकिन आपकी ये बात शायद कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो इसी
इन्हीं बातों को बोलकर तालियां बटोरते हैं। अच्छी बात है। मैं उनके जो उनका अभिप्राय है या उनका सपना है उसको नहीं तोड़ना चाहता, ना विरोध करना चाहता। विश्व गुरु का सपना जो देखते हैं, दिखाते हैं, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं व्यवहारिकता अपने अनुभव के आधार पर व्यवहारिक बात ये कर रहा हूँ कि भारत को विश्व मित्र बनने की अगुवाई करना चाहिए, जो हम बन सकते हैं। बाद में कोई हमें गुरु मान ले तो बात अलग है, लेकिन हम पहले सबके दोस्त बने, पूरी दुनिया के दोस्त बने। ताकत के बल पर नोबेल प्राइज पाने की इच्छा ये कितनी व्यावहारिक है? आशय आप समझ गए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप जी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा ना कि जैसे वो अमेरिका पूरी दुनिया को पर ताकत के बल पर जो है वो लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करता रहा है, तो सिर्फ नोबेल प्राइज पाने के लिए दबाना, वो करना, ये कितना व्यावहारिक लगता है आपको सर? ये बहुत ही अजूबा है, हमारी तो कल्पना से भी बाहर है। ये हम कभी कल्पना नहीं करते कि कोई व्यक्ति नोबेल प्राइज़ के लिए ये सब करेगा। और अंत में जिस बहन को अभी नोबेल प्राइज़ मिला, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को, वो अपना प्राइज़, अपना मेडल उनको कल सुपुर्द करके आ गई। ये भी एक अजूबी घटना है। अब हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं है इसको व्यक्त करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी देखा सुना नहीं, और ये संभव भी नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। सम्मान तो मांग कर या छीन कर नहीं हासिल किया जा सकता जो है वो। नहीं, खूब होता है हासिल। लोग छीन के भी, मांग के भी, पैसा देकर भी, अपना प्रचार करके भी, सब तरीके से करते हैं सम्मान हासिल। और ये जो धर्मगुरुओं की बाढ़ आ रही है दुनिया में और हमारे देश में भी, उसमें ऐसे ही हो रहा है। वो सम्मान हासिल कर लेते हैं, पिछलग्गू लोग उनके लाखों हैं, तो वो नहीं है बात। लेकिन जहाँ तक एक किसी की एक नैतिक ताकत होती है, जो नैतिकता के आधार पर, मॉरलिटी के आधार पर मिलने वाला सम्मान है, इज्जत है, वो छीनी नहीं जा सकती, उसको खरीदा नहीं जा सकता। वो तो कर्मों से ही आती है। अब आप ट्रम्प साहब की सोच से भी हैरान हैं, और जो महिला वेनेजुएला की थी उनसे भी हैरान हूँ मैं कि वो कैसे दे आई मजा के। और मैं हैरान हूँ, सच्ची बात तो ये है कि लेकिन ट्रम्प साहब चूंकि कई दिनों से इसके पीछे पड़े हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को सपना देखना, उस सपने का पीछा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपने की व्यावहारिकता को भी समझना जरूरी है, प्रैग्मेटिक होना जरूरी है, और उतना ही जरूरी है कि वैसे ही प्रयास किए जाएं। तो मेरी शुभकामनाएं ट्रम्प साहब के लिए भी हैं, और हमारी नोबेल पुरस्कार विजेता के लिए भी हैं। सद्भावनाओं, शुभकामनाएं मैं दे सकता हूं, लेकिन बहुत हैरानी के साथ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं उसे लेकर आप जैसे लोग किस तरीके से चिंतित हैं, और खासकर यूएन की भूमिका पर आप सवाल उठाते रहे हैं। लगता है कि कोई भूमिका उसकी बची है? बहुत कम बची है। अब यूएन की ज़्यादातर भूमिका है चैरिटेबल कामों में, टीके लगवा दो, पढ़ाई के लिए कुछ करवा दो, कानून लागू करवा दो, बनवा दो, वगैरह वगैरह, और अच्छी अच्छी बातें करने में। कोई मानता नहीं है उसको। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि जिस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना, वो उद्देश्य ही धीरे धीरे करके विलुप्त होता चला जा रहा है, और उसका नुकसान पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कोई विकल्प भी नहीं है। किसी ने, आदमी ने कोई ऐसा विकल्प नहीं सुझाया कि ये नहीं तो ऐसा कर लेंगे। इसलिए हमारा कहना ये है, मैं तो यूएन की कई कमेटियों में रहा हूँ और अभी भी हूँ, उच्चतम स्तर की कमेटियों में, वहाँ भी मैं कहता हूँ, सेक्रेटरी जनरल जिस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं और हम लोग बैठते हैं, वहाँ भी मेरा कहना यही होता है कि देखिए, जब तक हम एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक कलेक्टिव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की संस्कृति पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये इसका महत्व बहुत घटता जाएगा, और वही हो रहा है दुर्भाग्य से। भारत को बांग्लादेश के मामले में दखल देना चाहिए? नहीं, सबको सबके मामले में बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। हम एक दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया एक है, हम सब लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। लेकिन जो वहाँ पर हो रहा है उसमें बांग्लादेश की जनता से कहीं ज़्यादा दुनिया भर की तमाम जो शक्तियाँ हैं उनका हाथ ज़्यादा है। भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंध
बहुत गहराई से जुड़े हैं, आर्थिक संबंध भी हैं, सांस्कृतिक भाषागत संबंध, रिश्तेदारियां तक हैं। तो वो शायद दुनिया के कई प्रभावशाली राष्ट्रों को पसंद नहीं है और वो भी इसमें दखलंदाजी कर रहे हैं और वो नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश का तो ऐसा नुकसान हो रहा है जो बहुत ज़्यादा स्थायी नुकसान होगा उनका। भारत ज़्यादा ताकतवर देश है, सब जानते हैं, ज़्यादा संपन्न देश है, उसका भी नुकसान है थोड़ा बहुत, लेकिन बांग्लादेश का तो बहुत दूरगामी नुकसान होने वाला है। तो जो ताकतें छोटे छोटे मुल्कों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना चाहती हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं कैलाश सत्यार्थी साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, बेबाकी से अपनी राय रखी, सलाह दी, लोगों को नसीहतें दी और दुनिया को एक राह दिखाने की कोशिश भी की। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।